हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। हम लोग माइंड मैप के बेसिस पे अपना रिवीजन कर रहे हैं और यहाँ आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही इसकी इंपॉर्टेंस है यार। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यार पेपर में 5 क्वेश्चंस तो बनते हैं इस चैप्टर से। 5 क्वेश्चन, 5 4 20 होता है तो 20 मार्क्स आप मान के चलो। अब 20 मार्क्स को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी परिवर्तन में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन मिल चुका है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको माइंड मैप के फॉर्म में करेंगे, यानी कि शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर रहने वाला है, प्लस शॉर्ट एंड क्रिस्प ही नोट्स रहने वाले हैं, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े इसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो यार देखो, आई होप आप कंसिस्टेंटली ये वीडियोस देख रहे हो, है ना, ये लेक्चर्स देख रहे हो, ये रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज में देख लो यार, कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तो चीजें खराब ही होती हैं। आप कोई रिलेशनशिप में देख लो, अब मान लो है ना, क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, आप और आपके दोस्त हैं। अगर आप लोगों की महीने में 1 बार 2 बार बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब अगर दोनों साइड से एफर्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, वो ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी एक तरफ से कंसिस्टेंसी जाएगी, है ना, जैसे ही किसी एक तरफ से बच्चों कंसिस्टेंसी जाती है, पूरा का पूरा रिश्ता खराब हो जाता है ना, क्योंकि फिर दूसरे वाले को लगता है कि मैं ही क्यों एफर्ट करूं। सेम यहां पर भी है, कंसिस्टेंसी आपको भी दिखानी है, कंसिस्टेंसी हमें भी दिखानी है। कंसिस्टेंसी अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी हिसाब से लेक्चर्स भी लेके आ रहे हैं इन कंसिस्टेंट वे, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ। तो आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई में मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी, ताकि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये ना खराब हो। ठीक है, और आपका जो नीट के एग्जाम का बॉन्ड है ये भी खराब नहीं होना चाहिए। वो बॉन्ड तभी बना रहेगा जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे। ठीक है, तो यार कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, सब कुछ हो भी रहा है ना, सब कुछ हो भी रहा है। कहाँ हो रहा है देख लेते हैं हम लोग यार। RNR बैच आपको पता ही होगा, है ना, जिसने ज्वाइन कर लिया है, जो लेक्चर्स ले रहा है बहुत बढ़िया बात है, और जो लेक्चर्स नहीं ले रहा है, जिसको पता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि हमारी ऐप पे, संकल्प भारत की ऐप पे, यहाँ पर कराए जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, डेली क्लासेस लग रही है RNR बैच में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैच बिल्कुल क्या है, मुफ्त है। ये बैच बिल्कुल मुफ्त है। अब इतना ही नहीं, ऐसी एक सीरीज YouTube पे भी चल रही है ना, आप लोगों को पता है ब्रह्मास्त्र में काफी सारे बच्चे अटेंड करते हैं, तो वहां पर भी क्या कराया जा रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, तो प्लीज बच्चों वहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करिए, रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करिए। अब इतना ही नहीं, SB इंफिनिटी वाला बैच भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, संकल्प भारत की ऐप पे। अब इस बैच में क्या ऐसी खासियत है, खासियत ये है कि हमारे जितने भी प्रीवियस बैच हैं, है ना, जो दूसरे टीचर्स ने पढ़ाए थे, और जितने भी प्रीवियस बैच है, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो AITS हो, चाहे वो NBTS हो, और साथ की साथ 11 इयर्स के PYQ वाली टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन आपको इस बैच को में एनरोल करने से बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस क्या करना है, आपको लगाना है कोड सिलेक्शन। क्या लगाना है, सिलेक्शन कोड लगाना है। ठीक है, तो यार प्लीज क्या करो, प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना, रिवीजन हो रहा है, अब प्रैक्टिस भी करो, इन सारे बैचेस का फुल यूटिलाइजेशन करो। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको SB इंफिनिटी में, जितना भी कुछ है हमारे पास वो सब दिया जा रहा है आपको। ठीक है, साथ की साथ एक 3D एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है। तो यार आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, इस बैच में एनरोल करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, शुरू करो यानी कि रिवीजन शुरू करो। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। पार्ट्स क्या हैं, पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमेटोजेनेसिस जिसमें हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ठीक है, ये पूरा जो पीरियड है, ये वाला पूरा, ये सब कहाँ आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, अब यार देखो, ये चैप्टर कोई नया तो है नहीं, आप लोग वैसे भी क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। यार 8वीं से ये चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं,
फिर 10वीं में पढ़ाया गया, फिर आप 12वीं में पढ़ाया गया, अब आप इसको एग्जाम्स के लिए आगे पढ़ोगे, डॉक्टर बन जाओगे तो फिर और अच्छे से पढ़ोगे, है ना, हमसे भी बेटर आप जानोगे उसके बाद। ठीक है, तो यार जब हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर डालने का हमारे सिलेबस में बड़ा अच्छा, बड़ा एक सही मोटिव था। मोटिव क्या था कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, है ना, ताकि वो गलत गलत प्लेटफॉर्म से सीख के ना चले, है ना, उन लोगों को सही चीजें बताई जाए, सही प्रोसेस बताया जाए। तो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है? अब ये जो वर्ड रिप्रोडक्शन है बच्चों, वो खुद चीख चीख के बता रहा है रिप्रोड्यूस, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में है। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे यहाँ पर वो सिमिलर मिलेंगे, है ना, सिमिलर मिलेंगे, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं मिलेंगे। डिट्टो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है सिमिलर मिलने वाला। ठीक है, साथ के साथ वेरिएशंस मिल जाएंगी। यहां पर गैमीट की फॉर्मेशन होती है और वो गैमीट फ्यूज होके फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास दो पोर्शंस है, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट है? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटिलिया और एसेसरी ग्लैंड। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है, जहां पर गैमीट फॉर्मेशन हो रही है। गैमीट कौन सा है? मेल की बात करें तो स्पर्म है। तो यहां पर क्या होती है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और साथ के साथ क्या हो रहा है? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है ना, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो टेस्टिस है बच्चों, टेस्टिस है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं हम लोग यार बोलते हैं इसको स्क्रोटम। ये क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट है। अब इस बेचारी टेस्टिस को मतलब पूरे ऑर्गन से अलग क्यों रखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्यों रखा हुआ है? तो इसका एक रीजन है कि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही मिलता है। इसलिए टेस्टिस को पूरे ऑर्गन से, सारे ऑर्गन से दूरी बनाए रखने को बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, समझ आ गया। ठीक है, बाहर क्यों रखा हुआ है, समझ आ गया। बट क्या आप जानते हैं कि जो टेस्टिस होती है वो बनती कहाँ है? वो बनती एब्डोमिनल कैविटी में ही है, लेकिन फिर वो थ्रू अ कैनाल, जिसको हम लोग इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, उसके थ्रू वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आती है। अब अगर मानो कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आती है, तो उस समय एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, या फिर बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, कि यार टेस्टिस डिसेंड होके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आई है, तो हमने उसको बोल दिया है अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक है इनफर्टिलिटी इशू है। क्या है? इनफर्टिलिटी इशू है। ठीक है, अब वहीं पर यार देखो, टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है बाहर का, है ना। अब टेम्परेचर तो बाहर का चेंज होता रहता है, तो विंटर्स में स्क्रोटम के पास एक मसल्स होती है जिसका नाम है डार्टोज मसल। क्या नाम है? डार्टोज मसल नाम है। ये क्या करती है? ये निश्चित करती है मेरे बच्चों कि टेस्टिस को उतना टेम्परेचर मिले जितना उसे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब कैसे? विंटर्स में ये मसल क्या करेगी? टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, और समर्स में ये टेस्टिस को रिलैक्स कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करती है? टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है, अब जब हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या बनाती है? कंपार्टमेंट्स बना देती है टेस्टिस में। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। अब वो हर 250
टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और टेस्टिस की यही वो जगह है, यही सेमिनिफेरस वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हो रही है स्पर्म फॉर्मेशन। यहां पर क्या हो रही है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। अब सेमिनिफेरस से आगे क्या मिलेगा? ट्यूबुला इरेक्टाई, जो ओपन होगा कहां पर? रेटेटेस्टिस में। कहां पर ओपन होगा? रेटेटेस्टिस में। फिर आता है वासा एफ्रेंशिया, जो ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। अब ये एपिडिडाइमिस क्या है? ये एपिडिडाइमिस क्या है? एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब मान लो ये टेस्टिस है, तो यहां पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला है? एपिडिडाइमिस बोला है। अब ये एपिडिडाइमिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पर होती है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्टोरेज ऑफ स्पर्म अप्रोक्सीमेटली 2-3 हफ्ते के लिए हो जाती है, ठीक है। वहीं पर स्टोरेज के अलावा यहां पर स्पर्म मैच्योर भी हो रहे हैं। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी कहां हो रही है? एपिडिडाइमिस में हो रही है। अब जब हम लोग एपिडिडाइमिस का बच्चों स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉर्पस, है ना, एक है कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। कैपुट कौन सा पोर्शन है? कैपुट है हेड। कैप सर पे पहनते हो ना, टोपीबाज बनाते हो, टोपीबाज करते हो, तो ये जो कैपुट वाला पोर्शन है वो हेड है, ठीक है। कॉर्पस बॉडी है और कॉडा इज द टेल, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस से क्या आता है? वास्ट डिफरेंस आता है, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। अब ये स्पर्म डक्ट क्या करती है? स्पर्म्स जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में थे, उनको एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाने का काम किसका है? इस वास्ट डिफरेंस का है, स्पर्म डक्ट का है। और ये स्पर्म डक्ट आगे जाके मिलती है किससे? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से। ये दोनों फ्यूज होके फिर क्या बनाती हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हमने बात करी कि हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो वो सारे पार्ट्स जो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे कहां आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। अब इनका काम क्या है? इनका काम है स्पर्म को कंडक्ट कराना, यानी कि स्पर्म के लिए रास्ता बनाने का काम इनका है। और साथ ही साथ स्पर्म को स्टोर करने का काम भी किसका है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का है, ठीक है बच्चों। इतना समझ आया? बता दो, इतना समझ आया? ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, है ना, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। 3 तरह के ग्लैंड्स हैं। सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। जब सेमाइनल वेसिकल की बात होती है, ये पेयर्ड है ना, ये कैसा है? पेयर्ड ग्लैंड है। और कहां प्रेजेंट है? डोर्सोलेटरल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और सीमेन की सेमाइनल फ्लूइड की 60 to 70% सिक्रीशन यहां से आती है। ये इट इज रिच इन फ्रक्टोज, बहुत सारा फ्रक्टोज यहां से हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अनपेयर्ड होता है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है। 30% सिक्रीशन कहां से आती है? इस प्रोस्टेट ग्लैंड से। और ये क्या सिक्रीट कर रहा है? अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है और साथ के साथ दे रहा है कैल्शियम आयंस, ठीक है, और क्लॉटिंग एंजाइम्स भी देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पे। ये पेयर्ड है, ये बहुत कम सिक्रीशंस देता है, ठीक है। और क्या है? लेटरल टू पेनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एक्ट करता है एज लुब्रिकेंट, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रिलीज करता है, अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड है। अल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है? एक तो स्पर्म को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का, यूट्रलाइज नहीं, न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है? अल्कलाइन मीडियम का है, ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जब हम लोग मेल्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन सा है मेरे बच्चों? पीनस है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का इरेक्टाइल टिश्यू है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मस्कुलर एंड टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा है? मस्कुलर और टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। अब जब हम लोग पीनस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो एंड पोर्शन होता है थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है। इस बल्ज्ड आउट वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पीनस बोलते हैं। ये ग्लैंस पीनस कवर्ड होती है बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, यानी कि ग्लैंस पीनस है, उसके ऊपर क्या है? लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परप्यूस बोलते हैं या फिर फोर स्किन बोलते हैं।
अब ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन ग्लैंड्स पीनस से किसी चीज से अटैच होगा, तो वो जो अटैचमेंट करता है वो अटैचमेंट कौन है? फ्रेन्यूलम है। वो जो अटैचमेंट करता है वो अटैचमेंट कौन कर रहा है? फ्रेन्यूलम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम लोग पीनस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर प्रेजेंट होती है 3 लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल। कितनी? 3 लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल प्रेजेंट है। अब ये जो तीनों मसल्स हैं ये कौन कौन सी है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये दोनों की दोनों लेयर ग्लैंड्स पीनस तक नहीं पहुंचती है। इकलौती जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है वो ग्लैंड्स पीनस को कवर करती है। ठीक है, क्लियर है। अब इरेक्शन कैसे होता है? इरेक्शन होता है थ्रू ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और इस टाइम पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आ जाता है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास भी क्या क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी है। क्या कर रही है? क्या करेगी? गेमीट फॉर्मेशन करेगी। गेमीट कौन सा है? ओवा है। और क्या करेगी? सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा है सेक्स हार्मोन मेरे बच्चों? वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लगता है एक आदमी ऐसे करके हाथ करके खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से खड़ा हुआ है और यहां पर उसने क्या पकड़ रखी है? हाथों में उसने पकड़ रखी है ओवरी। क्या पकड़ रखी है? 2 बॉल्स पकड़ रखी है, ओवरी पकड़ रखी है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या है? ओवरी का। ये किसका पोर्शन है? ओवरी। अब ये जो फिंगर्स है ना, दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फिम्ब्रिये। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिये बोलते हैं। अब मान लो अपनी उंगलियां समझो। आपकी उंगलियों में यहां पर क्या है? अपर्चर है, होल है, गड्ढा है, जो भी मानना है मानो। तो जब ओवरी क्या करती है? एग रिलीज करती है, तो वो इस गड्ढे के थ्रू होते हुए कैविटी के अंदर आ जाता है। उस कैविटी को बोला जाता है पेरिटोनियल कैविटी। अब एग कहां आ रहा है? कैविटी के अंदर आ रहा है, तो हमारे एग को क्या बोला जाता है? सीलोमिक एग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीलोमिक एग बोला जाता है। अब इन फिंगर से ऊपर एक स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है इनफंडिबुलम। ये क्या है? इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। इससे ऊपर कौन सा पोर्शन है? एम्प्यूला। अब ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? ये वो पोर्शन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। ये थिन वॉल्ड डायलेटेड स्ट्रक्चर होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन इसी जगह पे होगी, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगी, यही होगी। यही होने का है, एम्प्यूला में होता है। और एम्प्यूला से आगे जाता है इस्थमस, जहां पर बाकी की क्लीवेजेस होती हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं या फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। अब अगर आप हमारी ओवरी की, अपनी यूट्रस की शेप देखोगे, इसकी शेप कैसी है? इनवर्टेड पियर शेप है। ऐसा लगता है पियर को उल्टा कर दिया है, वैसी शेप की ये यूट्रस होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये वो पोर्शन है यूट्रस जहां पर क्या होता है? फीटल डेवलपमेंट होता है। ये क्या है? सर्वाइकल कैनाल। और ये है वजाइना। वजाइना क्या है? कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये नॉन ग्लैंडुलर और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है। वजाइना और सर्वाइकल कैनाल को एक साथ हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अब ये जो यूट्रस है मेरे बच्चों, ये यूट्रस के पास 3 लेयर्स हैं। कौन सी है? पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम क्या कौन सी है? सबसे बाहर वाली है ना, थिन लेयर है, आउटर लेयर है। ठीक है, जिसको हम लोग सेरोसा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स हैं तो कैसी है? इनवॉलंटरी इन नेचर है। इनवॉलंटरी है यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये क्या कराती है? मायोमेट्रियम में होती है कॉन्ट्रैक्शंस। कब? जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, जब पार्चुरेशन होती है, उस समय कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होती है? इसी मायोमेट्रियम में होती है। ठीक है, फिर आती है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? ये एंडोमेट्रियम क्या करती है? ये हर महीने बनती है इस आस में कि अब की बार तो फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो बुरा मान के क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, तो फिर से लेकिन
ऐसा नहीं है कि एक बार बुरा मान लिया, एक बार फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो अगली बार बनेगी नहीं, बनेगी, फिर से बनती है, फिर टूट जाती है, फिर से बनती है तो फिर टूट जाती है। तो अपने आप को भी इसी तरह बनाओ, हार नहीं मानेंगे, हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे, ठीक है। दिल टूट रहा है, टूटने दो, ठीक है, लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए, सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए कभी भी, ठीक है। तो क्या है, मेहनत कर रहे हो, ठीक है भाई, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, और मेहनत करो, फिर से मेहनत करो, होगा और जरूर होगा, ठीक है। तो ये भी इसी आस में हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है, तब तक बनती रहती है, तब तक टूटती रहती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रही है, कहा यहां पर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो टूटना बनने का प्रोसेस है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और इसी जगह पर क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है, वो जो क्लीवेजेस होके ब्लास्टोसिस्ट आता है वो यही एम्बेड होता है जहां पर फिर एक पूरा बेबी डेवलप होता है। इसी तरह अपने सपने नहीं है ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बहुत टाइम से मेहनत करते हैं, है ना। कोई टेस्ट आता है, टेस्ट में कम नंबर आते हैं, हम टूट जाते हैं, लेकिन अगले टेस्ट के लिए हम फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं यार, अगले टेस्ट में आएंगे, मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। और ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है, ये मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मेहनत नहीं होगी ना तो आगे कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये एंडोमेट्रियम थक के मार बोल दिया अब नहीं बन रही, तो क्या वो फीमेल कभी फर्टाइल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी भाई। कैसे कैसे कंसीव कर लेगी, नहीं कंसीव कर पाएगी। इसी तरह से जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तुम अपने गोल तक जो सोचा हुआ है तुमने उस तक कैसे पहुंचोगे, पहुंचना तो है ना मेरे बच्चों, तो मेहनत भी जरूरी है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रही है। सोचो अगर मेहनत सफल हो गई, ये भी तो हर महीने टूट रही है, बन रही है ना। तो जिस दिन इसकी मेहनत सफल होगी तो एक बड़ा फीटस, है ना, क्या करेगी, फीटस को एक बेबी में डेवलप करेगी। तुम भी यही करोगे, जिस दिन तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया, मम्मी पापा प्राउड हो जाएंगे, है ना, फिर एक तुम्हारी अलग लाइफ शुरू होगी। यार डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो उस प्रेस्टीज तक पहुंचने के लिए मेहनत तो लगेगी ना, भगवान के दर्जे तक पहुंचना है, मेहनत तो लगेगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओवरी का आउटर लेयर इज जर्मिनल एपिथेलियम और इनर लेयर इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। अब यहां पर अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा में क्या है, कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है। कॉर्टेक्स वो वाला पोर्शन है, आउटर पोर्शन को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, मेड्यूला इज द इनर पोर्शन। आउटर पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, आपके ऊगोनिया बन रहा है, आपका फॉलिकल्स ऐड हो रहे हैं, कहां पर, आउटर पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बच्चों वुल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुल्वा बोलते हैं। अब ये वुल्वा कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कौन से हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, हाइमन और एक अलग से एसेसरी ग्लैंड। जब हम लोग मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं तो ये फैटी कुशनी स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है लेबिया मेजोरा, जो क्या है, दे आर टू फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। क्या है, दे आर टू फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। और अगर हम लोग देखें ना, ये जो स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा, ये इट इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, मेल स्क्रोटम का होमोलोगस स्ट्रक्चर है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, तो लेबिया मेजोरा के अंदर टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अब एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लाइटोरस। क्या है, क्लाइटोरस नाम है भाई, ठीक है। ये क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और कहां प्रेजेंट होता है, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। कहां प्रेजेंट होता है, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। अब यहां पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया में एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन है ना, थिन मस्कुलर मेम्ब्रेन है जो वजाइना को पार्शियली कवर करती है, ठीक है। एंड इट इज ऑफन नोन एज की अगर ये प्रेजेंट है तो जो विमेन है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ड्यू टू वेरी मच एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, इन सारी एक्टिविटीज से भी ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। पतली सी थिन सी मेम्ब्रेन है यार, ठीक है। इससे सेक्सुअल एक्टिविटी का पता लगाया नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल सॉलिड प्रूफ नहीं है और अदालत प्रूफ मांगती है,
ठीक है। फिर यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट है एट द लेटरल साइड ऑफ वजाइना, और क्या करता है, ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड। क्या करता है, अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। अब फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास ब्रेस्ट है और मेमोरी ग्लैंड है, जो कि एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। किससे बना हुआ है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू से बना हुआ है और फैटी टिश्यू से बना हुआ है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम को जब देखेंगे तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्स। इन मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट होती है, क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई। ये एल्वेलाई है जहां पर क्या हो रहा है, मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है। मिल्क का सिक्रीशन कराने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन है। कौन सा है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई के बाद आते हैं ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो मेमोरी डक्ट बनाते हैं। मेमोरी डक्ट आपस में क्या बनाती है, एम्पुला, वाइड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं, और वो फिर ओपन होता है कहां पर, लैक्टिफेरस डक्ट में, और जहां से मिल्क इजेक्ट आउट किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये सीक्वेंसिंग पूछी गई है। ये सीक्वेंसिंग याद होनी चाहिए, यहां पर छपी होनी चाहिए, और इसका डायग्राम भी छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अब हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। सबको पता है गैमेटोजेनेसिस क्या है। क्या है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इस गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है और इनमें होती है माइटोसिस। माइटोसिस होगी तो क्या क्रोमोसोम रिड्यूस होंगे, नहीं होंगे बच्चों। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। अब माइटोसिस से एक स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। अब हर स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगी, ग्रोथ होगी, ये एनलार्ज होंगे ये सेल्स, और क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी साइट तक भी ये अभी भी क्या है, डिप्लॉयड है। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जैसे ही मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि एक स्पर्मेटोसाइट से हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिनका क्या है, जो कि हेप्लॉइड है। क्या है, जो कि हेप्लॉइड है। अब हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन सेल डिवाइड होंगे, तो हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब हमें क्या मिलेगा, 2 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स में क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगी, जिसको फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में। और ये प्रोसेस जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, है ना। हार्मोन्स के वजह से ये सब हो रहा है। कैसे, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को भेजता है, कहां भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जैसे ही जीएनआरएच पहुंचता है, वो बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी जी आप एलएच और एफएसएच रिलीज करिए। एंटीरियर पिट्यूटरी बोलती है यस सर, और वो एलएच और एफएसएच रिलीज कर देती है। उसके बाद एलएच जाता है लेडिक सेल्स के पास। लेडिक सेल्स कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है टेस्टिस की। वो लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, जो कि क्या है, सेक्स हार्मोन है। वहीं पर एफएसएच कहां पहुंचते हैं, सर्टोली सेल्स के पास, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स आगे जाके क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब मान लो कभी कभी ये जीएनआरएच पगला गया है, तो जब जीएनआरएच पगलाएगा तो बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन बनेगा, बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगी। अब हमारी बॉडी को एक आइडियल सिचुएशन में रहना पसंद है। हमारी बॉडी में कुछ भी एक्सेस होता है तो हमारी बॉडी में दिक्कत हो जाती है। अगर कुछ भी एक्सेस हुआ तो दिक्कत होगी। तो जैसे ही एक्सेस में जाता है, ये टेस्टोस्टेरॉन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, बोलता है कि ओए एलएच और एफएसएच भेजना बंद कर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बढ़ गया हूं। तो इस तरह के फीडबैक को, जब किसी चीज को रोकने के लिए फीडबैक दिया जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। वहीं पर मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, उस समय
क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जो कि है इनहिबिन। सर्टोली सेल्स एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है इनहिबिन, और ये इनहिबिन कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और बोलेगा ओए मांझा बहुत ज्यादा स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रही है, अब रोक दे। ठीक है, तो इस तरह से इनको पूरा क्या करके रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें कंट्रोल में रखती है। क्योंकि अगर मम्मी ने ढीला छोड़ा फिर तो तुम बस पूछो मत। ठीक है, तो यार देखो, अब जब भी एक मेल इंसेमिनेट करता है एक, तो कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। बट अगर उसे किसी ओवा को फर्टिलाइज करना है तो उसमें से 60% स्पर्म की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और 40% स्पर्म के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, मिडल पीस और टेल। हेड में आता है एक्रोसोम, न्यूक्लियस और थिन साइटोप्लाज्म। एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम बेसिकली क्या है, इसमें प्रेजेंट है लाइटिक एंजाइम। अब ये लाइटिक एंजाइम क्या कर रहे हैं, लाइटिक यानी कि तोड़ने का काम, तोड़ने का काम यानी कि ये वो एंजाइम है जो एग की वॉल को, एग ने जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उसकी वॉल को पेनिट्रेट करने का काम किसका है, एक्रोसोम का है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कहाँ पर, मिडल पीस में। क्यों प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि स्पर्म को तो मोटिलिटी करनी है ना, और मोटिलिटी करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, और साथ की साथ मिडल पीस किससे कवर्ड होता है, नेबेनकर्न शीट से कवर होता है। ठीक है, फिर आती है वो टेल, वो टेल जो हेल्प करती है मोटिलिटी में, है ना, वो टेल जो कि हेल्प कर रही है किसमें, मोटिलिटी में। स्पर्म को ओवा के पास पहुंचाने का काम किसका है, इस टेल का है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, चलो। नेक्स्ट आ जाता है oogenesis, यानी कि आप देखेंगे कि ओवा कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ओवा बनने का प्रोसेस स्पर्म बनने के प्रोसेस से थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट एज एन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम लड़कियां होती ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो यहां पर प्रेजेंट होते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। ध्यान से सुन लेना। और सबसे बड़ी बात, स्पर्म फॉर्मेशन मेल्स में प्यूबर्टी में आके शुरू होती है, लेकिन हम थोड़ा वक्त से तेज चलते हैं तो जब फीटल स्टेज पे ही क्या होता है, एग की फॉर्मेशन हो जाती है, और आफ्टर बर्थ एक भी ऊगोनिया नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, हम वक्त से तेज चल रहे हैं। ठीक है, इन पीजीसीज में क्या होती है, माइटोसिस होती है, और फिर क्या बन जाता है, ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया में ग्रोथ होगी, प्राइमरी ऊसाइट बनेगा, प्राइमरी ऊसाइट जाएगा मियोसिस 1 में, यानी कि अब रिडक्शन होने का टाइम आ गया है, क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होने का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, ऐसे तो नहीं होने देंगे। तो क्या नहीं होने देंगे, अब जैसे ही प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर करता है, प्रोफेज 1 में जाता है, तो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन वाली स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। कब तक अरेस्ट रहता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद ये आगे बढ़ता है, जब प्यूबर्टी आएगी तब ये क्या होगा, ये मियोसिस 1 से बाहर आएगा, मियोसिस 1 पूरी कंप्लीट करेगा, और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और एक पोलर बॉडी रिलीज होगी। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte क्या है, हैप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte क्या था, डिप्लॉइड था। अब इस सेकेंडरी oocyte में फिर से क्या होगी, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर तो रिड्यूस नहीं होने का है। ठीक है, तो क्या होगा, अब मियोसिस 2 के बाद फिर से क्या होता है, फिर से इसको क्या करा जाता है, क्या किया जाता है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कहां पर, मेटाफेज 2 में। कब तक अरेस्ट रहेगा बताऊंगी। ठीक है, तो कहां अरेस्ट कर लिया है, मेटाफेज 2 में। इसी मेटाफेज 2 में जब ये अरेस्टेड होता है उस समय ग्राफ्टिक फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन हो जाता है। अब ओव्यूलेशन क्यों हुआ है, स्पर्म के इंतजार में हुआ है कि स्पर्म आएगा तो ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं आएगा तो ओवा दुख भरे गाने सुन के डिग्रेड हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी oocyte दुख भरे गाने सुन के डिग्रेड हो जाएगा। अब मान लो, अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ये बेचारा मेटाफेज 2 में था, मेटाफेज 2 में होते ही रहते रहते ही ये भगवान जी को प्यारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिग्रेड हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होने पे जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवा को, उस समय ये ओवा सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करेगा। जब ये सेकेंडरी oocyte एकदम से जग जाएगा कि यार स्पर्म आ गया,
उस समय ये मेटाफेज 2 से बाहर आएगा, एनाफेज में जाएगा। जब एनाफेज में जाएगा फिर ये अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तब ये ओवा बनेगा। सेकेंडरी oocyte क्या किसमें कन्वर्ट होगा? एक ओवा में और सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि ओवा जो हर महीने साइकिल चल रही है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, यानी कि वो सेकेंडरी oocyte है, ओवा तो बन ही नहीं रहा। ओवा कब बनेगा? जब स्पर्म आके उसको पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, कितना लॉयल है यार ओवा, है ना? स्पर्म के बिना बाहर ही नहीं आ रहा, है ना? स्पर्म के बिना बाहर ही नहीं आ रहा, बोल रहा है मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल, है ना? इतना लॉयल है भाई। ठीक है, आजकल मिलते नहीं है वैसे भी। ठीक है, फिर अब हमारा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल कैसे बन रहा है? जब ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं तो पहला फीटल oogenesis जो वीक 10 गेस्टेशन में शुरू हो जाती है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में और वहां पर फॉलिकल्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। फिर बनता है प्राइमरी फॉलिकल, जहां पर ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल शेप के हो जाते हैं और जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल, जहां पर और भी ग्रैन्युलोसा की लेयर ऐड होती है और थीका इंटरना फॉर्म हो जाती है। यही थीका इंटरना है जो रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन के रिलीज के लिए, यही कर रही है ईस्ट्रोजन को रिलीज। ठीक है, फिर आता है टर्शरी फॉलिकल, जहां पर कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है और थीका एक्सटर्ना बनती है। ठीक है, फिर आता है आपका ग्राफियन फॉलिकल, ये जो एंट्रम कैविटी बनी थी ये थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। बेचारा ओवा एक छोटी सी जगह पे ऐसे करके दुबक के बैठा होता है, मतलब उस साइड दुबक के बैठा होता है। ठीक है, और यहां पर कोरोना रेडिएटा भी बन जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। फिर ये फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है, रप्चर होगा ओव्यूलेशन होगी, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, फिर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करता है और फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था क्या, oogenesis। ये था क्या, oogenesis। इतनी बाधाओं को क्रॉस करके भी ओवा बनेगा, ओवा बन के रहेगा, झुकेगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम लोग बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया क्या है, जब जब एंडोमेट्रियम बनेगी और ब्रेक डाउन करेगी, इस पूरे फेज को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह चेंजेस हो रही होती है, एक चेंजेस चल रही है ओवरी में और दूसरी चल रही है यूट्रिन वॉल में। ओवरी में क्या चल रहा है, ओवरी में चल रहा है फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना और बन गया ग्राफियन फॉलिकल। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगी, 14th डे आएगा तो क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। फिर ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होगा, ये रिग्रेस करेगा और क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस कहाँ चल रही है, ये चेंजेस चल रही है किसमें, ओवरी के अंदर। अब जब फॉलिकल्स बन रहे हैं मेरे बच्चों, उस फेज को हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। ठीक है, जब ओव्यूलेशन हुई है उसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। फिर जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है उस फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस हो रही थी कहां पर, ओवरी में। नेक्स्ट चेंजेस कहां हो रही है, यूट्रिन वॉल में हो रही है। एंडोमेट्रियम बन रही है, टूट रही है, इतनी मेहनत कर रही है ना, तो क्या हो रहा है, मतलब मान लो अगर 28 दिन की साइकिल है तो पहले 5 दिन क्या हो रहा है, पहले 5 दिन वो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रही है, दुखी होके ब्रेक डाउन होगी कि स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, मैं टूट के गिर रही हूं। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या करेगी, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी कि इस बार नहीं आया तो इस बार आके रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर होगा एंडोमेट्रियम बनना शुरू होगा। जब एंडोमेट्रियम बनेगी उस फेज को हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फिर क्या होगा, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, यहां पर एंडोमेट्रियम और थिक होगी, ये सोच के कि ओव्यूलेशन हो चुकी है अब स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन ये सोच के वो क्या करती है, अपनी वॉल को और कुछ नहीं बनाती है ताकि जब फीटस आए तो मैं उसको अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर सकूं। ठीक है, ठीक है, तो उस फेज को जब एंडोमेट्रियम क्या होती है और बनती है, ढंग से बनती है, तो उस फेज को बोला जाता है सिक्रीटरी फेज। ठीक है, ठीक है, ये तो बात कर लिया कि चेंजेस क्या क्या हो रही है। अब हार्मोन तो यहां भी काम कर रहे हैं,
हार्मोन, दो जगह के हार्मोन काम करते हैं, एक होते हैं ओवेरियन हार्मोन और एक होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन है? एलएच है और एफएसएच है। ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले क्या होना है, फॉलिकल्स बनने हैं। फॉलिकल्स बनाने के लिए वहां से कौन आएगा? एफएसएच आएगा। जब एफएसएच आएगा तो क्या होगा? फॉलिकल्स बनेंगे। अब फॉलिकल्स बनेंगे तो थीका इंटरना भी बनेगी, थीका इंटरना बनेगी तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। तो यहां पर अब क्या हुआ? ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये ईस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो ये खुशी खुशी जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, बोलता है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इतना अच्छा फीडबैक सुन के इतनी खुश हो जाती है कि एफएसएच के साथ साथ वो एलएच भी रिलीज करने लग जाती है। एलएच रिलीज करेगी और एक टाइम आएगा कि एफएसएच और एलएच अपनी पीक पे होंगे। इस पॉइंट पे जब एलएच अपनी पीक पे होगा, इसको हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, और जैसे ही एलएच सर्ज आएगा अगले दिन क्या हो जाएगी? ओव्यूलेशन हो जाएगी। तो जब फॉलिकल्स बन रहे हैं उस समय प्रोजेस्टेरोन की बात करी मैंने? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि बना ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन हो गई है। अब क्या होगा? अब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम के लिए हमें एलएच की जरूरत है, तो एलएच बढ़िया काम कर रहा है, एलएच है, आपका एफएसएच है, आपका जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन है ना, ये भी है, एफएसएच है, तो ईस्ट्रोजन तो रिलीज हो ही रहा है। अब देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है, जब एलएच बनेगा मेरे बच्चों, तो मैंने क्या बोला था? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन आएगा। अब ये ईस्ट्रोजन दगाबाज हो गया है, ये क्या कर रहा है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके अब नेगेटिव फीडबैक देता है कि भैया अब तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो एलएच और एफएसएच के लेवल को कम करो ना, क्योंकि जब ये कम होंगे तो क्या होगा? वॉल अपने आप डिग्रेड हो जाएगी, आपकी एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और फिर अगले महीने शुरू होगी इसकी फिर से एक नई शुरुआत। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इस तरह से पूरा क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या आ जाता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यार देखो, अब ये वो केस है जब ओवा और स्पर्म का मिलन होना है। कहाँ होना है? एम्पुला में होना है। तो क्या होता है? जब स्पर्म एंटर करता है तो यूट्रस स्पर्म को एक्टिवेट करती है बाय अ प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन के बाद ओवा जो होता है वो रिलीज करता है फर्टिलाइजन। अब ये क्या है? क्यों रिलीज कर रहा है? देखो, स्पर्म को नहीं पता कि ओवा कौन सी ओवरी से आया है ना, तो स्पर्म को बताने के लिए कि मैं यहां पर हूं, वो क्या देता है? वो सिग्नल देता है। सिग्नल किसके थ्रू देता है? फर्टिलाइजन के थ्रू, जो स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। और फिर स्पर्म कहां पहुंचता है? ओवा के पास। अब जब ओवा के पास पहुंचेगा, मतलब सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचेगा, तो क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोम क्या कर रहा था? लाइटिक कर रहा था, लाइटिक एंजाइम छोड़ रहा था जो आपकी ओवा की वॉल को तोड़ने में हेल्प करेंगे। अब इसके पास क्या है? हाइलुरोनिडेज है जो हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा। फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आएगा जो कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा। अब एक्रोसिन क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, और जैसे ही एक स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा वैसे ही वो मेटाफेज 2 में बैठा हुआ जो आपका सेकेंडरी oocyte था वो उससे बाहर आएगा और ओवा बनाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करा ज़ेनोज़ोना पेलुसिडा में, वैसे ही ज़ोना पेलुसिडा अपने आप को हार्ड बना लेती है कि और कोई दूसरा स्पर्म आके पॉलीस्पर्मी वाली कंडीशन ना कर दे। ठीक है, अब क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जब ओवा बन चुका है तो स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और क्या बनेगा जाइगोट। यानी कि अभी तक जो NN था अब वो दोनों मिलके 2N बना दिया है, और क्या हो गया है? डिप्लॉइडी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा अभी भी साथ नहीं छोड़ रही है। ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट के ऊपर अभी भी क्या है? जोना पेलुसिडा है। ठीक है, फिर जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज बनाएगा, 4 सेल स्टेज बनाएगा, फिर बनाएगा 8 to 16 सेल स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं मोर्यूला।
अब ये जो सेल्स है आपस में क्या बोलेंगे, यार बहुत मेसी लग रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्टमेंट के लिए कुछ सेल एक आउटर लेयर बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ सेल्स बीच में इकट्ठे हो जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस, जो डे 5 पे बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डे 5 पे क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस बनेगा। अब क्या होगा, जब ये ब्लास्टोसिस बनेगा तो यूट्रस सिक्रीट करेगी यूट्राइन मिल्क। अब जब यूट्राइन मिल्क सिक्रीट होगा तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जाके क्या करेगी, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे जाके अपने आप को एम्बेड कर देगी। यानी कि अब क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन होने वाला है। कौन कौन जाके एम्बेड होता है, ट्रोफोब्लास्ट। अब ऐसे तो एम्बेड नहीं होगा, ट्रोफोब्लास्ट के को, इस ब्लास्टोसिस को एंडोमेट्रियम में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। कैसे बनती है जगह, इम्प्लांटेशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम कन्वर्ट होती है डेसिडुआ में। अब डेसिडुआ में जब वो कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करेगा जो सेल्स को इरोड करेगा, और फिर आपका ब्लास्टोसिस वहां जाके एडजस्ट हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन हुई है, इसके बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है HCG, जो कि प्रेगनेंसी बताता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। कौन बता रहा है, ये HCG बता रहा है। अब ये कब हो रहा है, 6th डे तक हो जाएगा, ये सब 6 डेज तक हो जाएगा, 6 to 7 डे तक ये सब हो जाएगा। 8th डे पे क्या होती है, एम्ब्रियोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। 8th डे पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियोब्लास्ट बन रहा है, जहां पर एक एपीब्लास्ट बनता है, एक हाइपोब्लास्ट बनता है। एपीब्लास्ट क्या बना रहा है, एमनियन बना रहा है, जो क्या है, जो शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है। कहीं से कुछ गलती से लग गया, ताकि वो फीटस बचा रहे, वो एम्ब्रियो बचा रहे, उसको बचाने के लिए ये जो एमनियन है वो सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब इन दोनों में क्या होगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगी सेल्स की, फिर बनेगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में बनती है हमारी 3 जर्म लेयर्स। कौन सी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जो अब क्या करेंगी, अपने फर्दर आगे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगी। फिर क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। अब क्या होता है, 12th वीक में प्लेसेंटा बनता है। अब ये प्लेसेंटा क्या है, देखो ट्रोफोब्लास्ट में एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है यूट्रिन टिश्यू। ये कोरियोनिक विलाई और यूट्रिन टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा कनेक्ट करता है आपके फीटस को यूट्रिन वॉल से। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है, फीटस को यूट्रिन वॉल से कनेक्ट कर रहा है। फंक्शन क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, ये अटैच होता है कहां से, यूट्रिन वॉल को फीटस से अटैच कर रहा है, और फीटस और प्लेसेंटा आपस में भी एक चीज से अटैच है जो कि है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड किसका होगा, फीटस का होगा, ना कि मदर का होगा। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि हार्मोन रिलीज कर रहा है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCH, HCT, HPL रिलीज करता है। ठीक है, ये सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है, प्लेसेंटा रिलीज करता है। आपका कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी है, अब तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो कुछ भी डिग्रेड नहीं हुआ है। कॉर्पस ल्यूटियम भी हेल्प करता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। वो भी क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन बहुत नेसेसरी है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा मेरे बच्चों तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन के अलावा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के टाइम पे थोड़ा जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तब थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, प्लेसेंटा बन गया है, प्लेसेंटा बन गया है, ऑर्गेनोजेनेसिस होनी है, यानी कि अब ऑर्गन्स बनना शुरू होना है। अब उस जब ऑर्गन्स बन रही होती हैं उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। अब गेस्टेशन में क्या क्या हो रहा है, 1 महीने के बाद हार्ट बनेगा, एंड ऑफ 2nd मंथ में लिम्स और डिजिट्स बन जाएंगे, एंड ऑफ 12 वीक्स में जेनाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन चालू हो जाएगी। ठीक है, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस देखी जाती है, लात मारता है, कभी कुछ सर घुमाएगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा। ये सब कब हो रही है, 5th मंथ में। और साथ के साथ सर पे बाल भी आ जाते हैं, टकला बच्चा नहीं होता है, उसके ऊपर हल्के हल्के बाल आते हैं। ठीक है, अब क्या है, 24 वीक्स में पूरी बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं।
आ जाती हैं और साथ के साथ आईलिड्स जो होती हैं वो भी सेपरेट हो जाती हैं, है ना। और एट द एंड ऑफ 9 मंथ क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस बन के बाहर आ जाता है। अब बाहर कैसे आता है, ये फीटस खुद बताता है कि अब मैं अंदर नहीं रहना चाहता हूं, मुझे बाहर निकालो। जैसे तुम लोगों को घर पे रहने में बड़ी मौत आती है, क्या आती है, मौत आती है कि यार अब मुझे बाहर जाना है, मम्मी घूमने दो, मम्मी घूमने जाने दो। इसको भी यही हो रहा है। अब इसको लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे बाहर आना चाहिए। ऐसे तुम लोग को भी लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो जब ये फीटस को लगता है कि अब मैं पूरा बन चुका हूं, मुझे बाहर आना है, तो ये क्या करता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होती है, पार्चुरेशन होती है, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। कैसे होती है, तो ये पार्चुरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। सिग्नल कहां से आ रहे हैं, फीटस से आ रहे हैं और प्लेसेंटा से आ रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे सिग्नल आएंगे, ये फीटस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा देगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो ये जो प्लेसेंटा है वो क्या रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगी। ईस्ट्रोजन क्यों रिलीज हो रहे हैं, ताकि रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ सके। अब ऑक्सीटोसिन क्यों चाहिए, ऑक्सीटोसिन इसलिए चाहिए क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है। ये स्मूथ मसल्स में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। और जब तक रिसेप्टर नहीं होंगे तब तक इसके होने का कोई फायदा नहीं है। तो रिसेप्टर किसके वजह से आते हैं, जब प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हुआ तो सर्विक्स डायलेट होगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, कहां पर, स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम में, और फिर क्या हो जाएगा, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, यानी की डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेबी डिलीवर हो गया, है ना। अब तुम बाहर गए हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बाहर जाते ही, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तुम्हें लग जाती है भूख। तो इसको भी लगेगी। जब ये डिलीवर होगा उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है, जो स्टेज स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन वो टाइम पीरियड है जब विमेन की बॉडी में क्या हो रहा है, मिल्क सिक्रीट हो रहा है, मिल्क इजेक्ट हो रहा है। कैसे, इस टाइम पे प्लेसेंटल हार्मोन कम हो जाएंगे और क्या होगा, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट होगा, यानी कि मिल्क सिक्रीशन शुरू होगी। कहां पर, मेमोरी ग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा मिल्क सिक्रीशन होगी, ठीक है। साथ के साथ जब ईस्ट्रोजन कम होगा तो यहां पर ऑक्सीटोसिन आएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एल्वियोलर ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब एल्वियोलर ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। अभी जो पहले 24 से 48 घंटे में जो येलो कलर फ्लूइड आता है, इसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये एक बेबी के लिए बड़ा जरूरी है। क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास आईजीए एंटीबॉडी है। और ये आईजीए एंटीबॉडी बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। साथ के साथ कार्बोहाइड्रेट लेवल ज्यादा होता है और फैट लेवल कम होता है। इस तरह से ये जो पीरियड है पूरा, ये क्या है, लैक्टेशन का पीरियड है, ठीक है। कब तक, वैसे तो बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों ने, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ा था। उसमें क्या बोला था कि इस टाइम पीरियड में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया कब तक हो सकता है, 6 महीने तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन women टू women, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में, बहुत कम टाइम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म। लेकिन एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, सारी एनसीईआरटी यहां पर आपको मिल जाएगी और भी बहुत तमीजदार वे में, यानी कि बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट वे में, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ आया हो, है ना। और आई होप बेनिफिशियल लग रहे हो ये लेक्चर्स, ठीक है। और आई होप इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत कम टाइम रह गया है मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन प्लीज़ अच्छे से करो, ठीक है। और अब बस कुछ टाइम रह गया है, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, दोनों की मेहनत सफल होगी, है ना। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। डर लग रहा है, डरो मत, है ना। डरने वाली बात ही नहीं है ना। डरने वाली बात ही नहीं है। मेहनत करोगे तो डर तो लगेगा कि कहीं मेहनत असफल हो गई, लेकिन असफल क्यों होगी, जब मेहनत सही करी है तो मेहनत तो असफल नहीं होगी ना मेरे बच्चों, ठीक है। तो यार बस अपना ध्यान रखो,
हेल्दी रहो और इस लास्ट टाइम पे बीमार मत होना, वरना आपको एक बहाना मिल जाएगा मम्मी पापा को बताने के लिए कि मम्मी मैं बीमार हो गया था, मैं बीमार हो गई थी इसलिए नहीं हो पाया इस बार, है ना। तो ये बहाना रेडी करके मत रखना, अच्छे से करना और अच्छे से पीवाईक्यू वगैरह सब करो बच्चों। बहुत कम टाइम है लेकिन बस मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, डेली के डेली पेपर सॉल्व करो, तो मेरी गारंटी है होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में जो कि रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और ऑल द बेस्ट।